हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे सेशन में। और माय नेम इज अभिजीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर। और गाइस, आज हम एक टॉपिक बात करेंगे जिसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन रहेगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा। और जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का मतलब हुआ गाइस कि जो कस्टमर हैं, हम लोग हैं जो कस्टमर, उनके राइट्स की रक्षा करना और उनको अधिकार देना, ये है इसका काम। गाइस, बहुत बार होता नहीं है कि हम लोग जाते हैं किसी कपड़े की शॉप पे गए और हमने महंगे कपड़े खरीद लिए और वो कपड़े 2 महीने में ही फट फट गए। अब हम कंप्लेन करें तो हमारी कौन सुनेगा। तो कस्टमर के जो राइट्स हैं उसके लिए ये एक्ट आया है। ठीक, देखो अब मेन मेन पॉइंट क्या है। तो कौन सा एक्ट अब आ जाएगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो ये अब एक्ट आ जाएगा और ये एक्ट जो है वो रिप्लेस कर देगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन बन सकता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये किस एक्ट को रिप्लेस करने वाला है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो किस दिन से वो फोर्स में आएगा। तो जुलाई 20 2022, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि पहला पॉइंट क्या है कि कब ये किस एक्ट को ये रिप्लेस कर रहा है, और दूसरा पॉइंट ये है कि किस डेट को ये फोर्स में आएगा। तो ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पे याद करने ही करने हैं। ठीक, उसके बाद जो ये एक्ट है इसको ब्रीफ किसने किया था? इसको ब्रीफ किया था हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिस्टर रामविलास पासवान जी। तो मिस्टर रामविलास पासवान जी ने इस बिल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मीडिया के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस पर दे दी है कि क्या क्या इसमें है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो पहले बैकग्राउंड की बात करेंगे। अगर आपने लास्ट ईयर मुझसे पढ़ाई की है तो लास्ट ईयर मैंने आपको ये एक्ट पहले पढ़ाया हुआ है, मैं फिर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो बैकग्राउंड क्या है? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 की बात करें तो वॉज इंट्रोड्यूस इन द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब राज्यसभा की बात हो रही है, बाय द मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन रामविलास पासवान जी ऑन 8 जुलाई। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को रामविलास पासवान जी ने 8 जुलाई 2019 को राज्यसभा में पेश किया। अब इस बिल की बात करते हैं। तो ये बिल जो है ये लोकसभा में पास हुआ है कब? 30 जुलाई को पास हो चुका वहां पे। और राज्यसभा से ये पास कब हुआ? राज्यसभा से ये पास हुआ 6 अगस्त को। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, रामविलास पासवान जी ने 8 जुलाई को बिल पेश किया था, लेकिन ये पास होने में टाइम क्यों लिया? क्योंकि बिल दिखाया है, बिल पार्लियामेंट में बताया है, उसके बाद सारे एस्पेक्ट पर चर्चाएं होती हैं, उसके बाद बिल पास होता है। ठीक है, तो ये लोकसभा से कब पास हुआ और राज्यसभा से कब पास हुआ, ये दो पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो लोकसभा से 30 जुलाई को और राज्यसभा से 6 अगस्त को। राष्ट्रपति ने इसके ऊपर अपना संदेश कब दिया? तो अगस्त 9 2019। मतलब इस बिल पर आपको बताएगा इसकी कोई भी बिल जब कानून बनता है तो उसमें लास्ट में सिग्नेचर राष्ट्रपति का होता है। तो इस बिल को कानून कब बना? ये प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के साइन करते हुए ये बिल कानून में आ गया अगस्त 9 2019 से। ठीक, ये कानून बन गया, अप्रूव नहीं हुआ था, ये अभी अप्रूव हुआ है। ठीक है, तो ये तुम्हें ये सब डेट याद रखनी है तुम्हें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस एक्ट में कुछ चेंजेस भी हुए हैं। तो उसमें सबसे बड़ा चेंज जो हुआ है वो ये हुआ है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पहले वाला था उसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कोई रूल्स नहीं था, लेकिन ये जो 2019 वाला रूल है इसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी शामिल कर लिया गया है। तो पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, जैसे आप कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन कुछ भी आप यूज कर रहे हो, तो अगर कोई आइटम ऐसा आपको मिल गया जो कि मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन पे है या एक्सपायर हो चुका है या जो चीज आपने मंगाई है वो आया ही नहीं है, तो अगर आप कंप्लेन करते थे तो ई कॉमर्स कंपनी लीगली बाउंड नहीं थी। ई कॉमर्स कंपनी कहती थी कि भाई हम तो एक प्लेटफॉर्म है, अगर आपको केस करना है तो आप केस करिए किसके ऊपर? सेलर के ऊपर, हम तो प्लेटफॉर्म है। तो पहले ई कॉमर्स कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से बचती थी, लेकिन अब ये बच नहीं सकती। अब इनको भी लाया गया है इस नए वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में। आइए आगे बढ़ते हैं। तो पहला चेंज क्या हुआ है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। आगे बढ़ते हैं, दूसरे चेंज की बात करते हैं। तो सेकेंड जो मेजर चेंज आया है वो क्या आया है? प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, कुछ भी, ऑफलाइन का मतलब आप मार्केट में गए, ऑनलाइन का मतलब आपने ई कॉमर्स से मंगवाया, तो अगर कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है कस्टमर और ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका है या फिर इस प्रोडक्ट में वियर एंड टीयर मतलब टूट फूट हो गई, कुछ भी हो गई है, तो देखो इसमें क्या है, देखो
इफ द कस्टमर डू नॉट सफर एनी इंजरी, मतलब आपने जो सामान भेजा, जो प्रोडक्ट भेजा, जो सर्विसेज भेजी, वो अप टू मार्क नहीं थी, वो अप टू मार्क नहीं थी। हाँ, इससे किसी कस्टमर को कोई इंजरी तो नहीं आई, लेकिन वो अप टू मार्क नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं एक मार्केट में गया, एक शॉप में गया और मैंने वहां से एक शर्ट खरीदी। अब वो शर्ट फट गई, तो अब शर्ट फट गई तो मुझे पर्सनल कोई इंजरी थोड़ी ना हुई, हाँ, लेकिन मेरा नुकसान हुआ। तो अगर कोई इंजरी नहीं होती लेकिन आपने कुछ मिसलीडिंग वर्क किया, तो आपको 6 महीने, आप मतलब जो सेलर्स हैं, आपको 6 महीने तक की जेल और आपको 1 लाख रुपए का फाइन भरना पड़ सकता है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, या तो 6 महीने की जेल या तो 1 लाख रुपए का फाइन आपको पेनाल्टी भरनी पड़ सकती है। और अगर आपके प्रोडक्ट से कोई कस्टमर इंजर्ड हो जाता है, इंजर्ड, ठीक, तो फिर आपको 5 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे और आपको 7 साल की सजा भी हो जाएगी। यहाँ पे और था, लेकिन यहाँ पे और का ऑप्शन देखो नहीं है। और अगर आपके प्रोडक्ट यूज करने पर किसी कस्टमर की डेथ होती है, तो आपके ऊपर 10 लाख रुपीज पेनाल्टी और 7 साल की सजा हो सकती है। और ये 7 साल की सजा आपका टाइम बढ़ाकर, ये देख लो यहाँ पर, ये टाइम बढ़ाकर आपका लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, मतलब आजीवन कारावास। वो कोर्ट तय करेगा कि आपकी कितनी गलती है। तो ये पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन में ये पनिशमेंट के पॉइंट रखे गए हैं, तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो पहले पॉइंट में क्या है, पहले पॉइंट में ये है कि आपने कुछ मतलब गलत इंफॉर्मेशन दी, आपने कुछ निगेटिव प्रोडक्ट भेजा, लेकिन उससे कोई कस्टमर इंजर्ड नहीं हुआ, तब भी आपके ऊपर 50 मतलब 1 लाख रुपए का पेनाल्टी या फिर 6 महीने की जेल हो सकती है। इंजर्ड होने पर क्या है वो आपके सामने है, और डेथ होने पर क्या है ये भी आपके सामने। ये सेकंड मेजर चेंज आई। थर्ड चेंज की बात करते हैं। थर्ड चेंज हो गई है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इन शॉर्ट सीसीपीए। तुम्हारे एग्जाम में एब्रिविएशन में सीसीपीए एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखना इस चीज को, ठीक है। चलो, तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी का मतलब क्या है, आओ पहले इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्ट में एक ऐसा प्रावधान रखा है कि हमारे देश में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी आ जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी। इसका मतलब अगर कस्टमर के साथ लार्ज स्केल पर गलत हो रहा है, लार्ज स्केल पर मिस प्रैक्टिस हो रही है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो सीसीपीए इसकी इंक्वायरी कर सकता है। सीसीपीए इसकी इंक्वायरी कर सकता है, सीसीपीए इसका इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, और इवन जो गिल्टी लोग पाए जाएंगे उनके अगेंस्ट में केस भी फाइल कर सकता है। तो सीसीपीए जो है, इसके पास कौन कौन से राइट हैं, मतलब इसके पास राइट है कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करना, प्रोसिक्यूशंस को इन्वेस्टिगेट करना, अनसेफ गुड्स को इन्वेस्टिगेट करना, मतलब ये हर तरह से जांच कर सकते हैं। जैसे गाइस हमारे देश में बैंकों पर कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई ना। तो वैसे ही आप कह सकते हो कि एक अपेक्स बॉडी बना दी गई है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी। ये गाइडलाइंस भी दे सकती है, ये चाहे तो, जैसे जो भी गाइडलाइंस है ना, तो ये गाइडलाइंस भी चेंज कर सकती है अपने आप में, इसको पावर दिया गया है, ठीक। तो ये आपका एक मेजर चेंज था। आगे बढ़े, रूल ऑफ ई कॉमर्स। तो मैंने आपसे क्या बोला कि ये तो पूरा चेंज है, मतलब पहले ई कॉमर्स कंपनी आती ही नहीं थी और अब आ रही। तो ई कॉमर्स कंपनी के लिए नए रूल्स क्या है वो देख लेते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जो है हैव टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ एनी कंज्यूमर कंप्लेंट विद इन 48 आवर। तो अगर कोई कस्टमर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कंप्लेन करता है कि आप उसके साथ मिस प्रैक्टिस हुई है, या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी गई है, या मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के थ्रू उसने प्रोडक्ट खरीद लिया, तो आपको 48 आवर में ही उसे एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसको रिप्लाई करना पड़ेगा और कमिट करना पड़ेगा कि हाँ गलती हुई है। और साथ ही साथ एक मंथ के अंदर अंदर आपको उसकी कंप्लेन का रिड्रेसल भी करना होगा, मतलब कि उसकी शिकायत का निपटारा भी करना होगा। इस एक्ट में ऐसा बोला गया है। तो 48 आवर आपको याद रखने हैं और 1 महीने आपको याद रखने हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बोला इस एक्ट में कि ई कॉमर्स कंपनी को जब भी वो कोई प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं, या फिर उनके वेबसाइट की बात करें, तो आपको अपने वेबसाइट पर सारी इंफॉर्मेशन साफ साफ दिखानी है। आपका रिटर्न प्रोसेस क्या है, रिफंड प्रोसेस क्या है, एक्सचेंज कैसे आप करते हो, वारंटी क्या है, गारंटी क्या है, डिलीवरी कितने दिन में हो जाएगी, शिपमेंट कब पहुंचेगा, पेमेंट कैसे होगा, ये सब कुछ आपको अपने वेबसाइट पर अब दिखाना पड़ेगा। कोई भी चीज हाइड नहीं होनी चाहिए। तो ई कॉमर्स कंपनी के लिए ये नया रूल आया, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके बाद सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म, मतलब कि जो कस्टमर का जो डिस्प्यूट होता है, कस्टमर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका रिड्रेसल करने के लिए बड़ा सिंप्लीफाइड ढंग रखा गया है। मतलब देखिए, अब जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर है, उसके साथ कुछ गलत हुआ, अब वो केस फाइल करेगा। तो वो केस फाइल करेगा, देखो, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इसका मतलब क्या है मैं दिखाता हूं। इसका मतलब ये है कि 3 तरह के मैकेनिज्म बनाए गए हैं।
कस्टमर की कंप्लेन सुनने के लिए। 3 टियर एक कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेशल मशीनरी बनाई गई है। आप इतना टफ भाषा मत समझो, आप इतना समझो कि 3 तरह से उसकी बात सुनी जा सकती है, एक नेशनल लेवल पर, एक स्टेट लेवल पर और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म का मतलब कि 3 टियर में 3 तरह से आपकी शिकायत सुनी जाएगी, 3 तरह से। ये एक चेंज आया है। तो 3 तरह का मतलब क्या है वो मैं पहले आपको दिखा दूं, ये देख लीजिए। तो अभी जो रूल है उसके हिसाब से अगर मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट अगर उसकी कीमत अप टू 1 करोड़ रुपीज है, तो आपको क्या करना होगा, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही सुनवाई करनी पड़ेगी। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा, अब ये देखो ये भी चेंज हुआ। पहले क्या होता था गाइस कि मान लीजिए पहले क्या था कि पहले आपका प्रोडक्ट 20 लाख रुपए तक है तो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सुनवाई की जाएगी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल सुनवाई का मतलब जैसे मान लो मैं एक कस्टमर हूं, मैंने ई कॉमर्स से कोई सामान मंगवाया, मैं कहां पर हूं, मिर्जापुर में, ठीक। अब ई कॉमर्स कंपनी कौन सी है, जैसे फ्लिपकार्ट है मान लीजिए। अब फ्लिपकार्ट पे जो सेलर है वो गाजियाबाद में मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो पहले नियम ये था कि अगर मैं केस करूंगा तो मुझे केस की हियरिंग के लिए गाजियाबाद जाना पड़ेगा, ये नियम था पहले। और अब ये नियम हो गया है कि गाजियाबाद नहीं, जहां कस्टमर रहता है अब वहीं पर केस ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सुना जाएगा। ये अच्छा हो गया, ये भी मेजर चेंज हुआ है, ये भी याद रखिएगा, ठीक। तो आपकी अगर कंप्लेन जो है वो 1 करोड़ रुपीज तक है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी बात सुनी जाएगी। अगर 1 करोड़ से ऊपर का कोई सामान आप यूज कर रहे हैं, मैक्सिमम 10 करोड़ रुपीज का, तो स्टेट लेवल पर आपको जाना पड़ेगा। स्टेट लेवल का मतलब आपके स्टेट की कैपिटल में हियरिंग होगी इसकी। और उसके अलावा अगर नेशनल लेवल की बात करें तो अगर आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उसकी कॉस्ट 10 करोड़ से ऊपर है तो फिर आपको नेशनल लेवल पे इंक्वायरी करनी पड़ेगी। मतलब दिल्ली में इसका एक रेजोल्यूशन सेंटर होगा मेरे ख्याल से। वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह पूरा मॉडल बनाया है इन्होंने और क्लियर कर दिया है अमाउंट में कि इतने अमाउंट तक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इतने अमाउंट पे स्टेट लेवल पर और इतने अमाउंट पे नेशनल लेवल पर। आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, मान लीजिए आप मिर्जापुर में, ठीक, आप मिर्जापुर में और आप कोई 12 करोड़ रुपए की मशीनरी खरीदते हैं ई कॉमर्स से जो कि घटिया निकल जाती है। अब आपने क्या किया, आपने केस कर दिया फ्लिपकार्ट के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाया था, ठीक। तो अब 12 करोड़ का मतलब कि नियम के हिसाब से नेशनल लेवल पर आपकी हियरिंग होगी, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन आ गई कि आप मिर्जापुर से बाहर निकल नहीं सकते हो, फिर क्या होगा। तो इस एक्ट में एक नया चेंज और आया है कि अब हियरिंग जो होगी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द कस्टमर। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी अब हियरिंग होगी, ये भी एक चेंज हुआ है, तो ये भी ध्यान देना। मैं तुमको कई तरह के चेंज बता रहा हूं, ठीक है, तो ये ध्यान दो। चलो पीछे आते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म बनाया गया है। तो 3 तरह के मैकेनिज्म सेंटर होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, ठीक। अच्छा, एक चीज और बता दूं, इसके अलावा गाइस ये जो तीनों फोरम है ना, इनको एक मेडिएशन सेंटर भी बनाया जाएगा। और ये मेडिएशन सेंटर को इन तीनों फोरम का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंटर से ऐड कर दिया जाएगा। तो मेडिएशन सेंटर का मतलब क्या होता है गाइस, देखो इन फोरम में तो प्रॉपर केस की तरह मामला चलेगा, मतलब मामला लंबा खिंच सकता है। तो मेडिएशन सेंटर का मतलब कि अगर कंपनी और कस्टमर राजी हैं तो वो लोग मेडिएशन सेंटर में जाकर अपने बीच में अपने बीच में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। मतलब इनके बीच में चाहे तो कोई मतलब मेडिएशन कर सकता है, कोई बीच बचाव कर सकता है, तो वो भी सेंटर बनाए जाएंगे। ये भी एक तरह का चेंज है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप मतलब कि अच्छा, और देखो प्रोविजन फॉर मेडिएशन एंड ई फिलिंग ऑफ केस, देखो मेडिएशन वाले पॉइंट यहाँ पे हो गया और ई फिलिंग ऑफ केसेस भी हो गया। तो अब जो आपका प्रॉब्लम है आप उसकी ई फिलिंग भी कर सकते हो, तो ये भी एक नया चेंज आया है, ठीक है। और ई फिलिंग आप करेंगे तो आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन 5 लाख रुपए तक कोई भी चार्ज आपको पे नहीं करना, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखिए नेक्स्ट चेंज, पनिशमेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। अगर आप किसी प्रोडक्ट का आपके वेबसाइट पर, आपके प्लेटफॉर्म पर किसी प्रोडक्ट का मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो रहा है, मतलब कि प्रोडक्ट में जो क्वालिटी बताई गई वो एग्जैक्टली में नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है और 10 लाख का फाइन हो सकता है। और अगर आपने दोबारा गलती कर ली तो 5 साल की सजा और 50 लाख का फाइन हो सकता है। हालांकि ये मैक्सिमम है, मतलब ये सब मैक्सिमम चीजें हैं। मैक्सिमम मतलब वो जज के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना आपके ऊपर पेनाल्टी लगाता है, लेकिन ये मैक्सिमम की मैंने लिमिट आपको दी। 2 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का फाइन, 5 साल तक की सजा और 50 लाख रुपए तक फाइन। तो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक।
तो ये पनिशमेंट ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट हो गया, उसके अलावा सिंप्लीफाइड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म हो गया, उसके अलावा गाइस रूल्स फॉर ई कॉमर्स कंपनीज हो गई, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी हो गया, प्रोडक्ट लायबिलिटी एक्शन हो गया। तो ये सब चेंजेस हुए हैं, बैकग्राउंड मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें आपको लर्न करनी है। आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर ले ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए।